हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमएल दुर्कीम के आत्महत्या के सिद्धांत के बारे में, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एमएल दुर्कीम ने आत्महत्या के सिद्धांत को देने के पीछे क्या कारण रहे हैं। इसकी हम पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करेंगे और आत्महत्या देने के सिद्धांत को देने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है, इसके उद्देश्य को देखेंगे और साथ ही हम आत्महत्या के अर्थ और परिभाषा को देखेंगे और आत्महत्या के पीछे क्या कारण रहे हैं उसकी चर्चा करेंगे कि दुर्कीम से पूर्व प्रचलित आत्महत्या के क्या कारण बताए जाते रहे हैं और दुर्कीम ने आत्महत्या के क्या कारण बताए हैं उनके बारे में हम देखेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि दुर्कीम ने आत्महत्या के किन किन प्रकारों की चर्चा की है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि दुर्कीम ने आत्महत्या को रोकने के क्या क्या उपाय बताए हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पृष्ठभूमि और उद्देश्य। ऐसी क्या क्या पृष्ठभूमि रही जिस पृष्ठभूमि ने दुर्कीम को आत्महत्या का विचार देने के बारे में प्रेरित किया। दुर्कीम कालीन समाज में औद्योगिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में परिवर्तन हो रहा था और इस परिवर्तन के फलस्वरूप समाज में उथल पुथल और नियम विहीनता की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जो कहीं ना कहीं विचलनकारी व्यवहारों को बढ़ावा दे रही थी। इस बदली हुई परिस्थिति के साथ व्यक्ति समायोजन नहीं बैठा पाने के कारण आत्महत्या की ओर उन्मुख हो रहे थे। बदली हुई परिस्थिति के साथ समायोजन की कमी और इस कमी के चलते लोग आत्महत्या की ओर उन्मुख हो रहे थे और तत्कालीन जो विचारक थे, उस समय के जो तत्कालीन विचारक रहे थे, वो इस आत्महत्या को मनोवैज्ञानिक, व्याधिकीय, पारिस्थितिकीय, आनुवांशिक और पर्यावरणीय आदि आधारों पर व्याख्या करने का प्रयास कर रहे थे। आत्महत्या की बढ़ती दर ने दुर्कीम को भी आत्महत्या को अपने अध्ययन की विषय वस्तु में शामिल करने के लिए प्रेरित किया। आत्महत्या को दुर्कीम ने सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार करते हुए इसकी समाजशास्त्री व्याख्या प्रस्तुत की। तो इस प्रकार की पृष्ठभूमि मौजूद थी जिसने दुर्कीम को आत्महत्या के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। अब इसके उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। इस सिद्धांत के माध्यम से दुर्कीम ने न केवल व्यक्ति और समाज के मध्य संबंधों को दर्शाया है, बल्कि समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से पृथक एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया है। आत्महत्या का अर्थ और परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। आत्महत्या का अर्थ और परिभाषा। सामान्यतः आत्महत्या का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति के द्वारा स्वयं के प्रयासों से किया जाने वाला स्वयं के जीवन का अंत आत्महत्या है। लेकिन दुर्कीम ने इसे वृहद अर्थों में स्पष्ट किया है और कहा है कि आत्महत्या ऐसे सकारात्मक अथवा नकारात्मक तरीके से जानबूझकर किया जाने वाला जीवन का अंत
जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है, अर्थात व्यक्ति द्वारा सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से जानबूझकर किया गया अपने जीवन का अंत, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष दोनों रूपों से होता है, उसे आत्महत्या कहा। और आत्महत्या की परिधि को व्यापक तौर पर प्रस्तुत किया और दुर्खीम ने इसमें भूख हड़ताल पर बैठे व्यक्ति की मृत्यु, युद्ध में लड़ रहे सैनिक की मृत्यु और सती, भारतीय समाज में पति की चिता पर जलकर पत्नी की होने वाली मृत्यु अर्थात सती, और किसी व्यक्ति द्वारा भुखमरी से पीड़ित होकर जहर खा लेने से होने वाली मृत्यु, इन सभी को आत्महत्या की श्रेणी में शामिल कर लिया है। अब दुर्खीम आत्महत्या के पीछे के कारण के बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आत्महत्या के कारण, तो दुर्खीम ने आत्महत्या के कारण की चर्चा करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि दुर्खीम से पूर्व प्रचलित आत्महत्या के क्या क्या कारण बताए जाते रहे हैं। तो दुर्खीम से पूर्व निराशा, मानसिक दुर्बलता, वंशक्रम इत्यादि को आत्महत्या के लिए उत्तरदायी माना जाता रहा है। जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि किसी भी क्रिया या आत्महत्या के पीछे कोई ना कोई अभिप्रेरक अवश्य होता है, जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। जहां कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा आवेग को आत्महत्या का प्रमुख कारक के रूप में स्थापित किया और बताया कि कई बार व्यक्ति भावनाओं से वशीभूत होकर आवेग में आ जाता है और ऐसी स्थिति में बहादुर व्यक्ति भी आत्महत्या कर लेता है। वहीं ग्रेवियल टार्डे का कहना है, ग्रेवियल टार्डे ने अनुकरण को आत्महत्या के प्रमुख कारक के रूप में स्थापित किया है। वहीं कुछ विचारक ऐसे भी हैं जिन्होंने मानसिक अलगाव या उन्माद को आत्महत्या के लिए उत्तरदायी ठहराया है। और वहीं कई अन्य मनोवैज्ञानिक विचारकों ने खिन्नता को आत्महत्या का कारण माना है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब व्यक्ति कोई ऐसा सदमा या मानसिक आघात का शिकार होता है, तो वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। जो दिमागी संतुलन खो बैठता है, तो वह आत्महत्या की ओर प्रेरित होता है। कई विद्वानों ने प्रेत बाधा को भी एक मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में स्वीकार किया है और बताया है कि व्यक्ति के दिमाग में ऐसी मानसिक ग्रंथि होती है जो उसे दर्द देती है, पीड़ा पहुंचाती है, और जब व्यक्ति उस पीड़ा या दर्द को सहन नहीं कर पाता है, तो व्यक्ति वह आत्महत्या कर लेता है। कई विद्वानों ने आनुवांशिकता को भी, अर्थात वंशक्रम या फिर आनुवांशिकता, इसको भी आत्महत्या के कारण के रूप में प्रस्तुत किया है और इसकी पुष्टि हेतु परिवार को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जिनके अनेक सदस्यों ने आत्महत्या कर ली थी। एक ऐसी घटना सामने आई थी उस समय फ्रांस में या यूरोप में, एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें एक ही परिवार के सभी सदस्यों ने आत्महत्या कर ली, या ऐसी घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं जिसमें परिवार के सदस्य मोस्टली आत्महत्या कर लेते हैं। आनुवांशिकता को इसके पीछे का कारण के रूप में स्वीकार किया है। कई तत्कालीन भूगोलवेत्ता थे जो भौगोलिक कारक को
आत्महत्या के कारक के रूप में स्वीकार कर रहे थे। इस संदर्भ में मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू ने स्थापित किया कि ऐसे देश में जहां ठंड, कोहरा अधिक होते हैं, वहां आत्महत्या की घटना अधिक पाई जाती है। इस प्रकार से दुर्खीम से पूर्व आत्महत्या के ये जो कारण हैं प्रचलित थे। अब दुर्खीम ने आत्महत्या के इन कारणों को स्वीकार नहीं किया और दुर्खीम ने 26,000 आत्महत्याओं की शोध के द्वारा आत्महत्या के कारण ढूंढने का प्रयास किया और 26,000 आत्महत्याओं के अध्ययन के आधार पर सभी जो पूर्व प्रचलित मान्यताएं थी उनका तार्किक रूप से खंडन करते हुए आत्महत्या का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया और इन्होंने कहा कि आत्महत्या निश्चित रूप से एक सामाजिक घटना है और इसके कारणों को समाज में देखा जाना चाहिए, समाज में ढूंढा जाना चाहिए। आत्महत्या ऊपरी तौर पर एक व्यक्तिगत तथ्य और मानसिक कारणों का परिणाम नजर आती है। जैसे अगर यदि हम ऊपरी तौर से देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत घटना है या फिर मानसिक कारणों का परिणाम है, परंतु इनका निर्धारण अंततः समाज करता है, समाज के द्वारा होता है। व्यक्ति समाज का ही प्रतिबिंब होता है और वह वही करता है जो समाज उसे करने के लिए विवश करता है। बाहरी रूप से ऐसा दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या की जाने की प्रक्रिया उसके पर्सनल डिसीजन का परिणाम होती है, परंतु वास्तव में आत्महत्या की क्रिया व्यक्तिगत निर्णय की अपेक्षा सामाजिक एकता के विभिन्न स्वरूपों से प्रभावित होती है। इसलिए दुर्खीम का कहना है कि आत्महत्या के पूर्व कारणों के आधार पर आत्महत्या की वास्तविक व्याख्या संभव नहीं है, बल्कि इसकी व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की जानी चाहिए और इसके कारणों को समाज में ढूंढा जाना चाहिए और इसके कारणों को सामाजिक एकता के विभिन्न स्वरूपों व व्यक्ति एवं समाज के मध्य संबंधों की प्रकृति के संदर्भ में ढूंढना चाहिए। तुर्खीम ने अपने इस विचार को पुष्ट करने के लिए मोनोग्राफिक आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं और सैनिक, असैनिक, विवाहित, अविवाहित, यहूदी, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और स्वतंत्र विचारकों की आत्महत्या की दर का अध्ययन करके कहा है कि समाज या समूह कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जिसके प्रभाव से विवश होकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। जैसे यदि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा कम आत्महत्या करती हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि वह स्त्री है, बल्कि इसका वास्तविक कारण यह है कि वह सामूहिक जीवन में पुरुषों की अपेक्षा कम भाग लेती है। दुर्खीम ने अपने अध्ययन में यह पाया कि स्वतंत्र विचारकों में आत्महत्या की दर सबसे अधिक पाई जाती है और उससे कम प्रोटेस्टेंट धर्म के धर्मावलंबियों में पाई जाती है। इसका रीजन है कि कैथोलिक धर्म कैथोलिक मान्यताओं के द्वारा इस धर्म के मानने वालों को एक एकता के सूत्र में बांधे रखता है। अर्थात जो कैथोलिक धर्म है उसमें कैथोलिक धर्म की मान्यताएं एकता पर अधिक बल देती हैं और जबकि जो प्रोटेस्टेंट धर्म अपने अनुयायियों को समाज से अधिक पृथक करता है और व्यक्तिवादिता को प्रोत्साहित करता है।
यही बात स्वतंत्र विचारकों में भी देखी जाती है कि जहाँ वे समाज से अधिक पृथक होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आत्महत्या व्यक्तिगत कार्य नहीं है, बल्कि एक सामाजिक तथ्य है और इसका मूल कारण सामाजिक तथ्य है। अब दुर्खीम आत्महत्या के प्रकार के बारे में भी चर्चा करते हैं और आत्महत्या के समाजशास्त्री विश्लेषण में 4 प्रकारों की चर्चा की है और इनके कारणों को सामाजिक एकता के विभिन्न स्वरूपों के साथ संबद्ध किया है। इस प्रकार से जो दुर्खीम है वो कहते हैं कि आत्महत्या 4 टाइप की होती है। एक अहमवादी आत्महत्या और परार्थवादी आत्महत्या, विसंगतिपूर्ण आत्महत्या और भाग्यवादी आत्महत्या। जो अहमवादी आत्महत्या और विसंगतिपूर्ण आत्महत्या है, ये आधुनिक समाज में देखने को मिलती है और परार्थवादी और भाग्यवादी जो आत्महत्या है, ये परंपरागत समाजों में अधिक से अधिक देखने को मिलती है। दुर्खीम कहता है कि जब व्यक्ति का अपने समूह और समाज से घनिष्ठ संबंध नहीं रहता और वह अधिक से अधिक लाभ कमाने, अधिक से अधिक अपने लक्ष्य को पूरा करने, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ही सर्वोपरि समझता है, तो उसे अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। जब वो सेल्फ सेंटर्ड होकर काम करता है। दुर्खीम के अनुसार जब व्यक्ति का अपने समूह या समाज से घनिष्ठ संबंध नहीं रह जाता, वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ही सबसे महत्वपूर्ण समझता है, तो उसे अहमवादी कहते हैं। अहमवाद से ग्रस्त व्यक्ति स्वयं को अपने समूह और समाज से अलग महसूस करता है। वह सोचने लगता है कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति समाज नहीं कर सकता और न ही उसके ऊपर समाज की कोई जिम्मेदारी है। ऐसी स्थिति व्यक्ति को विषम परिस्थितियों का सामना करने के बजाय निराश होकर आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर देती है। दुर्खीम ने अपने मोनोग्राफिक अध्ययन में यह पाया कि अविवाहितों की बजाय विवाहितों पर अधिक जिम्मेदारी होती है। अगर बात विवाहित और अविवाहित की हो कि विवाहित और अविवाहित में से किसमें आत्महत्या की दर सबसे अधिक होती है, तो दुर्खीम इसका उत्तर देते हैं कि विवाहित पुरुषों में या विवाहित लोगों में अधिक जिम्मेदारी होती है, जबकि अविवाहित सामाजिक और भावनात्मक दृष्टि से अधिक अलगाव महसूस करते हैं। अतः विवाहितों की अपेक्षा जो अविवाहित होते हैं, उनमें आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। इसी तरह से तलाक प्राप्त स्त्रियों की अपेक्षा तलाक प्राप्त पुरुषों में भी आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है। अब तलाक प्राप्त पुरुषों में आत्महत्या की दर अधिक क्यों पाई जाती है? क्योंकि इनमें अनुशासनहीनता बढ़ जाती है, अहमवाद का विकास सर्वोपरि हो जाता है या अहमवाद का विकास सबसे अधिक हो जाता है। इन तथ्यों के आधार पर दुर्खीम का कहना है कि अहमवादी आत्महत्या तब होती है जब व्यक्ति और समाज के मध्य संबंध कमजोर हो जाते हैं। व्यक्ति एवं समाज के मध्य कमजोर संबंध और इनका आत्महत्या की दर के साथ सहसंबंधों को स्पष्ट करने के लिए दुर्खीम ने धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति एवं आत्महत्या की दर के साथ इनके संबंधों को दर्शाया है और आंकड़ों के आधार पर अपने विचारों को पुष्ट किया है। अब परार्थवादी आत्महत्या के बारे में तुर्की कहते हैं कि जब व्यक्ति स्वयं के हितों से अधिक दूसरे के हितों को महत्व देता है, तो वो परार्थवादी कहलाता है। दुर्खीम के अनुसार जब व्यक्ति
समाज या समूह से इतना घुल मिल जाता है कि वह अपने को समाज से अलग नहीं कर पाता, बल्कि सामाजिक हित में ही स्वयं का हित समझने लगता है। तो इसे परार्थवादी भावना कहेंगे। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज से इतना अधिक जुड़ाव महसूस करता है कि जब भी समाज या समूह पर कोई विपत्ति या आपदा आती है, तो वह समाज के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। परार्थवादी आत्महत्या उस स्थिति की देन होती है जब व्यक्ति का अपने समूह से या समूह के मूल्यों से अधिक जुड़ाव होता है। जैसे बात करें तो हिंदू समाज की अगर बात करें तो उसमें सामाजिक मूल्यों की रक्षा हेतु हिंदू स्त्रियों द्वारा पति की चिता के साथ जल जाना, जैसे सती हो जाना, या युद्ध के समय सैनिकों द्वारा दी जाने वाली जान परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण है। दुर्खीम ने इसको स्पष्ट करने के लिए परार्थवादी आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं। एक अनिवार्य, ऐच्छिक और उग्र। आत्महत्या का जो तीसरा रूप है वो है विसंगतिपूर्ण। विसंगतिपूर्ण ऐसी सामाजिक स्थिति का परिणाम होती है जहां नियमों या स्वाभाविकता का अभाव होता है, जहां भ्रम की स्थिति होती है, नियमों पर एकमत्यता नहीं होती है, समाज में अस्वाभाविक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दुर्खीम ने कहा है कि समाज की यह अस्वाभाविक या विसंगतिपूर्ण स्थिति भी लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देती है। दुर्खीम ने समाज में विद्यमान 3 प्रकार की अस्वाभाविक परिस्थिति की चर्चा की है। एक पारिवारिक विसंगति, दूसरी है आर्थिक विसंगति और तीसरी है यौन विसंगति। और यह समझाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार यह स्थितियां व्यक्तियों को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे जब कभी अकाल पड़ता है तो भूख से तड़पती जनता किसी तरह भोजन चाहती है, और भोजन न मिलने पर जो लोग इस स्थिति से समायोजन नहीं कर पाते वो आत्महत्या कर लेते हैं। या फिर भीषण दहेज के कारण एक गरीब पिता की पुत्री अपने पिता की परेशानियों को देखकर आत्महत्या कर लेती है। तो दोनों प्रकार की आत्महत्याओं को दुर्खीम ने विसंगतिपूर्ण आत्महत्या में शामिल किया है। दुर्खीम ने चौथे प्रकार की आत्महत्या के बारे में चर्चा करते हैं और भाग्यवादी आत्महत्या के बारे में कहते हैं कि इसके लिए समाज में अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता तथा कठोर नियम पालन की स्थिति होती है, और यह स्थिति ही भाग्यवादी आत्महत्या को अंजाम देती है। क्योंकि जिस समाज में अधिक नियंत्रण, अत्यधिक आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन की स्थिति होगी, उस समाज में व्यक्ति तंग आकर आत्महत्या कर लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई गुलाम मालिक के अत्याचार से तंग आकर आत्महत्या कर लेता है तो वह आत्महत्या इसी श्रेणी में कही जाएगी। अब दुर्खीम ने आत्महत्या को रोकने के कुछ उपाय भी बताए हैं। दुर्खीम ने माना है कि प्रत्येक समाज में आत्महत्या का होना स्वाभाविक है और यह एक सामान्य घटना है, परंतु जब आत्महत्या की दर अधिक हो जाती है तो यह एक व्याधि की घटना बन जाती है, और आधुनिक औद्योगिक समाजों में यही स्थिति दिखाई दे रही है। अतः आधुनिक औद्योगिक समाजों में आत्महत्या की दर में होने वाली इस स्वाभाविक वृद्धि को कम करने हेतु दुर्खीम ने कुछ सुझाव दिए हैं। और वो सुझाव कौन कौन से हैं?
दुर्खीम ने कहा है कि पारिवारिक विघटन को कम करके और पति पत्नी के मध्य वैवाहिक संबंधों को सुधार कर स्वस्थ पारिवारिक समाज के निर्माण को प्रोत्साहित करके आत्महत्या की दर में कमी की जा सकती है। दूसरा, इन्होंने सुझाव दिया है कि ऐसे राजनैतिक समाज का निर्माण किया जाना चाहिए जिसके द्वारा देश की जो प्रतिभा है उसमें देशभक्ति की भावना का विकास और राष्ट्रीयता को प्रोत्साहित किया जा सके। तीसरा, इन्होंने सुझाव दिया है कि व्यावसायिक समूहों और निगमों का गठन किया जाना चाहिए। और चौथा, इन्होंने सुझाव दिया है कि टेक्निकल एजुकेशन का विस्तार किया जाए और इसके लिए सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई जाए। इस प्रकार से दुर्खीम ने आत्महत्या को रोकने के ये कुछ सुझाव बताए हैं। अब दुर्खीम के आत्महत्या के संबंध में अन्य विचारकों की जो आलोचनाएं रही हैं उनको जान लेते हैं। दुर्खीम ने आत्महत्या को एक ऐच्छिक क्रिया नहीं माना है, अतः आलोचकों का कहना है कि बिना इच्छा के अपने जीवन का अंत संभव ही नहीं है। इस प्रकार से आत्महत्या के सिद्धांत में व्यक्ति की भूमिका को अस्वीकार करना दुर्खीम की सबसे बड़ी भूल है। दूसरा आरोप सोरोकिन का है। सोरोकिन ने कहा है कि दुर्खीम ने आत्महत्या का कारण सामाजिक तथ्यों को माना है, जो एकलवादी व्याख्या है और सही नहीं है, क्योंकि एक तरफ दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को काफी सीमित अर्थों में प्रकट किया है, तो दूसरी तरफ अन्य तथ्यों जैसे मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक आदि की उपेक्षा की है। इस संदर्भ में बोगार्डस कहते हैं कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की इतनी वकालत कर दी है कि उनके विश्लेषण में अन्य तथ्यों के लिए जगह ही नहीं है। तीसरी आलोचना है प्रत्यक्षवाद को लेकर। चूंकि दुर्खीम ने आत्महत्या के सिद्धांत में प्रत्यक्षवादी पद्धति का प्रयोग किया और प्रत्यक्षवादी पद्धति की आलोचना व्याख्यात्मक समाजशास्त्रियों द्वारा की गई है और कहा है कि दुर्खीम ने आत्महत्या के विश्लेषण में कर्ता के दृष्टिकोण की उपेक्षा की है। कर्ता के दृष्टिकोण को महत्व नहीं दिया है, उसकी अभिप्रेरणा अर्थात मोटिवेशन को महत्व नहीं दिया है। चौथी आलोचना है कि दुर्खीम ने अपने विश्लेषण में दर्शाया है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ आत्महत्या की दर में वृद्धि हुई है। जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती गई है, आत्महत्या की दर बढ़ती गई है। लेकिन जिन्स वर्ग का कहना है कि दुर्खीम का यह निष्कर्ष पक्षपात पूर्ण है। पक्षपात पूर्ण है क्योंकि जहां तक आत्महत्या का प्रश्न है तो यह आज के मनुष्यों में अपने पूर्वजों से कम है। सभ्य लोगों की अपेक्षा असभ्य लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति अधिक रही है। जिन्स वर्ग का एक और आरोप है कि आत्महत्या जैसी घटना की व्याख्या केवल आंकड़ों के आधार पर करना ना तो आसान है और ना ही पूर्ण है, जैसा कि दुर्खीम ने किया है। इस प्रकार से ये कुछ आलोचनाएं हैं जो दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत को लेकर की जाती हैं। थैंक यू गाइस, आज इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।